नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। यहाँ मिलेगा आपको बीपीएससी तैयारी 4 के लिए सरल और प्रभावी विज्ञान। हमारा आज का टॉपिक है जंतुओं में जनन और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट में हम जानेंगे जनन की विधियाँ, सेकेंड टॉपिक होगा हमारा लैंगिक जनन और थर्ड अलैंगिक जनन। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है। आप देख सकते हैं, जिससे प्रश्न बनता है उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चैप्टर शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हो या सामान्य जानकारी हो, जो सभी को जानना चाहिए, इसमें सारे कवर किए गए हैं। आप देख सकते हैं। अध्याय 6 जंतुओं में जनन। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनाए रखना सुनिश्चित करता है और सभी जीव समय के साथ बड़े होते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी प्रकार हमने पिछली अध्याय में पढ़ा था पौधों में जनन के विषय में, और इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनन की विधियाँ। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती है। तो फर्स्ट है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। तो याद रखिएगा, जनन की 2 विधियाँ होती हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अब जानते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मज का संलय होता है लैंगिक जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन में भी कुछ बेसिक पॉइंट है, वो आपको बताया जा रहा। तो फर्स्ट पॉइंट है लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा भाग होते हैं, यानी जननांग होते हैं। तो याद रखिएगा, जंतुओं में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जंतुओं में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं जिसमें युग्मज बनते हैं, और नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। अगला पॉइंट में बताया गया है कि जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलय होता है लैंगिक जनन कहलाता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जंतुओं में भी नर और मादा जननांग पाए जाते हैं जिसमें युग्मक बनते हैं, और नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, और यह युग्मनज मिलकर विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। तो इस प्रकार के जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलय होता है लैंगिक जनन कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा नर जनन अंग। तो नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा 1 सीसन होते हैं। आप चित्र 6.1 में देख सकते हैं। चित्र 6.1 मानव में नर जननांग। अगला पॉइंट है हमारा विषण में नर युग्मक उत्पन्न होते हैं जिसे शुक्राणु यानी स्पर्म कहते हैं। तो याद रखिएगा, नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा 1 सीसन यानी जिसे लिंग कहते हैं होते हैं, और वृषण में नर युग्मक उत्पन्न होते हैं जिन्हें शुक्राणु यानी स्पर्म कहते हैं, और वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, यह शुक्राणु अत्यंत सूक्ष्म एकल कोशिका होती है जिसमें एक सिर, एक मध्य भाग, एक पूंछ होती है, और वृषण एक साथ लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, और हर शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। तो इस सबको याद रखिएगा। आप चित्र 6.2 में देख सकते हैं मानव शुक्राणु। अगला पॉइंट है हमारा मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है, और अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु यानी एक कहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु यानी एक निर्मोचित अंडवाहिनी में होता है, और गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है, और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। आप चित्र 6.4 में देख सकते हैं मानव अंडाणु। अगला पॉइंट है हमारा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन।
तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है, जिसमें स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है और अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। आप चित्र 6.6 में देख सकते हैं। चित्र 6.6 युग्मनज। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है और जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अब जानते हैं निषेचन का प्रकार। तो निषेचन दो प्रकार से होता है, पहला है आंतरिक निषेचन और दूसरा है बाह्य निषेचन। अब जानते हैं आंतरिक निषेचन के बारे में, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलय मादा के शरीर के अंदर होता है, इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि। अगला है बाह्य निषेचन। तो जैसे कि यह आश्चर्य की बात है कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है, यानी बाह्य होती है। तो वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर होता है, यानी जल में होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जैसे कि यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। अगला पॉइंट है हमारा भ्रूण का परिवर्धन। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा। इसे जानने से पहले थोड़ा एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना जनन की विधियाँ और यह भी जाना कि जनन की दो विधियाँ होती हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। इसके बाद हमने जाना लैंगिक जनन क्या होता है। तो जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलय होता है लैंगिक जनन कहलाता है। फिर इसके बाद हमने जाना नर जनन अंग के बारे में और इसके बाद मादा जनन अंग के बारे में जाना और ये भी जाना हमने कि निषेचन क्या होता है और ये भी जाना कि निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। तो वैसा निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है और बाह्य निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलय मादा के शरीर के बाहर होता है, जैसे कि जलीय प्राणियों में होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अब जानते हैं भ्रूण का परिवर्धन। तो जैसे कि हमने जाना कि शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का बनना यानी बनता है और यह युग्मनज वृद्धि कर भ्रूण में बदल जाता है और युग्मनज लगातार विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बनाती है और ये कोशिकाएं समूहीकृत होकर विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है और इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं। आप चित्र 6.8 में देख सकते हैं युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास और कोशिकाओं का पिंड और सी में दिखाया गया भ्रूण का गर्भाशय में रोपण यानी आवर्धित। अगला हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है। अगला पॉइंट है हमारा गर्भ का निर्माण। तो जैसे कि गर्भाशय में भ्रूण निरंतर विकसित होता रहता है और धीरे धीरे इसमें विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ, पैर, सिर, आंखें इत्यादि विकसित होती। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है और इस प्रकार जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। आप चित्र 6.9 में देख सकते हैं गर्भाशय में भ्रूण और यह भी एक पॉइंट है कि मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है और बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। तो इस पॉइंट को भी याद ही रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होती है। अगला टॉपिक है हमारा जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। तो जैसे कि हमने जाना कि कुछ जीव अंडे देते हैं तथा कुछ जीव बच्चे देते हैं, तो वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं और वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। गाय, कुत्ता, बिल्ली यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है हमारा शिशु से वयस्क। तो यहाँ पे बताया गया है मेढक में
अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की अवस्था। तो हम 3 अवस्था को चरणबद्ध कर सकते हैं, अंडा, टैडपोल और वयस्क। और टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। और यही टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो याद रखिएगा कि मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की अवस्था 3 प्रकार से होती है, अंडा, टैडपोल और वयस्क। और टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। और टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। आप चित्र 6.10 में मेढक का जीवन चक्र देख सकते हैं। पहले अंडा और फिर आरंभिक टैडपोल, बाद का टैडपोल और वयस्क। 6.3 अलैंगिक जनन। आप चित्र 6.11 में देख सकते हैं हाइड्रा में मुकुलन। तो जैसे कि आप प्रत्येक हाइड्रा में जो एक अधिक उभार देख रहे हैं, ये उभार मुकुलन कहलाता है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रा में एक से अधिक उभार मुकुलन कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं और यह उभार विकसित होते नए जीव हैं, इन्हें मुकुलन कहते हैं, यानी मुकुल कहते हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया कि प्रत्येक हाइड्रा में जो एक से अधिक उभार देख रहे हैं, ये उभार मुकुल कहलाता है। और अंत में मुकुल एक नए हाइड्रा के रूप में जनक हाइड्रा के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है और इस प्रकार का अलैंगिक जनन मुकुल कहलाता है, यानी मुकुलन कहलाता है। और इसमें भी बताया गया है कि जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अभी हमने जाना अलैंगिक जनन में, फर्स्ट में जाना मुकुलन के बारे में। अब जानते हैं द्विखंडन के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में देखी जा सकती है, दिखाई देती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्रक के 2 भाग होते हैं। तो याद रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्रक के 2 भाग हो जाते हैं और इसके बाद कोशिका भी 2 भाग में बंट जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक होता है और परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। और इस प्रकार का अलैंगिक जनन, जिसमें एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करते हैं, द्विखंडन कहलाता है। तो याद रखिएगा कि इस प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। अब जानते हैं डॉली की कहानी, यानी क्लोन। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया जा रहा है, इसके बाद हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से मात्र एक जीव या नर या मादा से विकसित करने की प्रक्रिया क्लोनिंग एवं उससे बनने वाले जीव या उसके भाग क्लोन कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से मात्र एक जीव यानी नर या मादा में विकसित करने की प्रक्रिया क्लोनिंग एवं बनने वाले जीव या उसके भाग क्लोन कहलाते हैं। और किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उसके सहयोगी ने एडनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। तो याद रखिएगा, संपूर्ण क्लोनिंग सर्वप्रथम ईरान विल्मट और उनके सहयोगी ने एडनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी और उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। और डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था और यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो इसी पॉइंट के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवों में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जनन। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो जीव शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं और जो जीव शिशु को जन्म ना देकर अंडा देता है उसे अंडप्रजक कहते हैं। और इस चित्र में किस विधि से जनन हो रहा है? तो ये आपको बताया गया था, यह मुकुलन हो रहा। और इनमें से कौन सा जंतु जरायुज है? तो इसमें मनुष्य जरायुज है, ये सब सारे अंडे देते हैं।
छठा हमारा क्वेश्चन है कि मानव के नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो ये आपको पता ही है, आपको बताया गया, शुक्राणु कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव में बाह्य निषेचन होता है? तो इसमें बाह्य निषेचन होता है मेढक में। आठवां हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव में कायांतरण होता है? तो इसमें होता है रेशम कीट में होता है। नवा हमारा क्वेश्चन है कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है कि मादा के शरीर में, दूसरा नर के शरीर में, तीसरा ऑप्शन है मादा के शरीर के बाहर और चौथा ऑप्शन है नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। 10वां हमारा क्वेश्चन है कि मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है निषेचन, दूसरा है परागण, तीसरा है भ्रूण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन। 11वां हमारा क्वेश्चन है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रकों की संख्या 1 होती है। 12वां हमारा क्वेश्चन है कि विखंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में से किस जीव में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मादा जनन अंग है? तो मादा जनन अंग गर्भाशय है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लैंगिक जनन में भाग लेते हैं? तो लैंगिक जनन में एक नर और एक मादा भाग लेते हैं। और 15वां हमारा क्वेश्चन है कि मादा जनन अंग में इस क्या होता है? तो फर्स्ट है ऑप्शन 1 जोड़ी अंडाशय होता है, दूसरा ऑप्शन है 1 अंडाशय होता है, तीसरा 3 अंडाशय होते हैं और डी 2 जोड़ी अंडाशय होते हैं। तो मादा जनन अंग में 1 जोड़ी अंडाशय होते हैं। तो इसे याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। आपका दिन शुभ हो।